हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिछले एपिसोड को इतना प्यार दिया और आपने लोगों के साथ शेयर किया, आपने कमेंट्स किए, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप सबके बीच एक और टॉपिक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जहाँ मैं बात करूँगा कि हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू सेविंग्स टू हाउ टू मेजर हाउ मच यू आर अर्निंग। हम मेजर कैसे करेंगे हम कितना कमा रहे हैं, और उसको फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कितना सेव करें, मैं इन सब चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, और शुरू करते हैं। तो हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस। हम फाइनेंस को तब तक नहीं मैनेज कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि हमारी अर्निंग क्या है। और इट ऑल स्टार्ट्स विथ अर्निंग। तो अगर हम इंडिया में किसी से भी पूछें कि यार तुम कितना कमाते हो, तो हमें बहुत वेग सा आंसर मिलता है कि मैं महीने में इतना कमाता हूँ या मैं साल में इतना कमाता हूँ। लेकिन अगर आप किसी से इंडिया में पूछें कि यार तुम हर घंटे कितना कमाते हो, तो शायद ही किसी को पता हो। इंडिया में लोग ध्यान देते नहीं हैं कि हम कितना हर घंटे कमाते हैं, क्योंकि हमारा वो हमेशा से वो कल्चर नहीं रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में वो कल्चर रहा है कि वहाँ पे एक मिनिमम वेज पर आवर होता है। तो इंडिया में वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे लोगों ने शुरू से मेजर किया कि यार महीने में इतना कमाते हैं, हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो अपना सालाना निकाल लेते हैं। तो इंडिया में ये कल्चर नहीं कि वो हर घंटे कितना कमाते हैं। तो ये कमाने वाली बात केवल और केवल उनके लिए फिक्स्ड नहीं है जो कोई जॉब कर रहे हैं या जिनका कोई बिजनेस है कि वो हर घंटे कितना कमाते हैं। ये कमाने वाली बात उन हर सब के लिए जो किसी ना किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे स्टूडेंट्स जो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट है, जैसे जो बुजुर्ग जो अपने बेटों और बेटियों पे डिपेंडेंट है, जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली जैसे हाउस वाइफ जो अपने पतियों पर डिपेंडेंट है। तो उन सभी को ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो हर घंटे कितना कमा रही हैं, कितना कमा रहे हैं। तो पर आर कैलकुलेट करने का क्या क्या कैसा तरीका है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि हम हर महीने जितना कमा रहे हैं, आप उसको हर महीने के अपने वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में 9 वर्किंग आवर होते हैं, एक महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं, तो 9 इंटू 20 डिवाइडेड बाई योर टोटल इनकम इन अ मंथ। तो हमारा यहाँ निकल आता है कि हम हर घंटे कितना कमा रहे हैं। और नॉर्मल सी बात है, जैसे आप 9 घंटे होते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी के घंटे होते हैं या तो आप उसमें अपना कुछ काम करते हो या आप रेस्ट करते हो। दैट्स नॉट योर वर्किंग आवर। तो अपना वर्किंग आवर कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है 9 घंटे। और उस 9 घंटे को आपके महीने में कितने वर्किंग डेज होते हैं, 20 या से 22 दिन होते हैं। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर दीजिए कि आप महीने में कमा कितना रहे हैं। तो आपका एक वर्किंग आवर मतलब निकल आएगा कि आप हर घंटे कितना कमा रहे हो। अब हम बात करते हैं कि हम हर घंटे कितना कमा रहे हैं, ये कैलकुलेट करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। तो जैसे आपको पता होगा कि इंडिया इज़ अ वेरी डिस्काउंट लविंग सोसाइटी। यहाँ पे लोगों को 10 रुपये बचाने में बहुत मज़ा आता है। लोगों को किसी काम में छोटी से छोटी रकम बचाने में बहुत मज़ा आता है, और उस काम के लिए वो घंटों मशक्क़त करते हैं या किसी भी तरीके से 10 रुपये बचाया जा सके। तो यार जब मुझे मेरा हर घंटे का वैल्यू पता है कि मैं सपोज़ कि मेरे हर घंटे की वैल्यू 100 रुपये है, तो अगर मेरे हर घंटे की वैल्यू 100 रुपये है, तो मैं क्यों फर्जी का अमेज़ॉन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ कि कहीं से कोई 10 रुपये का डिस्काउंट वाउचर मिल जाए, वो भी 1 घंटे से। यार मुझे जब हर घंटे की वैल्यू मेरी 100 रुपये है, तो 10 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने पूरे घंटे बर्बाद कर दिए। तो ये बिल्कुल सा मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कि हमें हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए कि हमने जितनी मेहनत करी क्या वो वर्थ इट थी कि नहीं। हमने जितना टाइम लगाया किसी चीज़ में, वो चीज़ उतनी वर्थ इट थी कि नहीं थी। कि हमने यार 10 रुपये बचाने के लिए 1 घंटे ख़राब किए, वो तो हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है अगर मेरा जो हर घंटे की वैल्यू 100 रुपये है। तो हमें एक तरीके से पर आवर का हमारा वेज निकालने से हमें ये समझ में आता है कि हमारे टाइम की वर्थ कितनी है। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे टाइम की वर्थ कितनी है, तो अब हमें कोशिश करेंगे कि हम उस अपनी वर्थ को, अपनी अर्निंग को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो इसका कैलकुलेट करने का बहुत ईजी प्रोसेस है जो मैं लोगों से सजेस्ट करता हूँ हमेशा। मैं लोगों से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार तुम अमीर कब बन सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम अमीर कैसे बन सकते हो। तो लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे।
तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना इज़ नॉट अमीरी। आप अमीर तब होते हो कि जब आपने पैसा बचाया है, वो पैसा आपसे ज़्यादा कमा रहा है। मतलब कि आपने जो सेविंग्स अपनी कहीं इन्वेस्ट कर रखी हैं, वो सेविंग्स हर घंटे आप जितना एक घंटे में कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अमीर हो गए हो। दिस इज़ कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ इन जनरल। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि यार हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब हम अमीर हैं। अमीर आप तब तक नहीं हो सकते जब आप उसको बचा नहीं रहे हो अपने पैसे को। आप जिस दिन अपने पैसे को बचा के उस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपका पैसा आपसे ज़्यादा कमा रहा है, तो आप अमीर हो। ये मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं अपने इस लॉजिक को एक और तरीके से डिफाइन करता हूँ। देखिए, मानी ही बात है, जब आप सो रहे हो तो वो आपका वर्किंग आवर नहीं है, तो मतलब है कि आप उस टाइम पैसा कमा नहीं रहे हो। लेकिन आपका पैसा जब आप सो रहे होगे तब भी पैसा कमा रहा होगा। तो हमेशा वेल्थ बनाने पे ध्यान देना चाहिए आदमी को, कि हम अपने सेविंग्स को उस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकें कि वो सेविंग्स हमारे लिए हमसे ज़्यादा अर्न करें, और हम जब काम ना भी कर रहे हो तो भी हमारे लिए अर्न करें। तो सारी बातों की एक बात, आप जितना कमा रहे हो, आपके कमाने के साथ साथ ही कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस कमाई में आप कितना सेव कर रहे हो और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट विल अर्न योर मनी देन योर सेल्फ। आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जिस दिन आपसे ज़्यादा पैसा कमा रही होंगी, उस दिन आप अमीर होगे। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम अपनी अर्निंग में से ज़्यादा सेव करें। तो अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होता है, हमें किस तरीके से सेव करना चाहिए। तो मैंने इस प्रोसेस को दो तरीके से डिफाइन कर रखा है कि देखिए, हर आदमी के पास खर्च होते हैं, तो उस आदमी के खर्च को मैंने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक, जिनके ऊपर ईएमआई या जिनके ऊपर रेंट का लोड है, यानी जिनके पास खुद का घर नहीं है, और दूसरा जिनके पास खुद का घर है ना, और ना जिनको कोई रेंट देना है ना कोई ईएमआई देना है। तो दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है। अब जिसके पास रहने को घर नहीं है उसको रेंट देना है, या तो जिसने नया घर खरीदा है उसको ईएमआई देनी है, तो उसका मानी बात है उसका एक्सपेंडिचर उस तरफ ज़्यादा स्क्यूड रहेगा, ना कि सेविंग की तरफ। तो अगर आपके ऊपर ईएमआई या रेंट का लोड है, तो आपकी जितनी भी अर्निंग है, मेरा कैलकुलेशन है कि आपकी अर्निंग का 25% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके ऊपर कोई लोड नहीं है रेंट या ईएमआई का, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी अर्निंग का 40% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है। इफ़ यू आर अ मिलेनियल, इफ़ यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, यू डोंट हैव एनी expenditure or any load that you don't have any liability that you need to pay, then 40% of the earnings you should be investing. अब बात आती है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 40% या 25% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ, जैसे मेरे ऊपर अभी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, मेरी जहाँ सेविंग है, मेरी जितनी अर्निंग है, अर्निंग का मैं 40% सेव कर सकता हूँ। तो उस 40% का मुझे पूरा का पूरा पैसा कहीं भी एक जगह पे नहीं लगाओ। हमेशा अपना सेविंग्स को डाइवर्सिफाई करो ताकि रिस्क भी डाइवर्सिफाइड रहे। आप एक जगह पैसा लगा दोगे तो एक जगह आपने रिस्क को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वो पैसा डूबा तो सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन आपने अपने रिस्क को, अपनी सेविंग्स को डाइवर्सिफाई कर रखा है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है अपनी सेविंग्स को। तो मान लो एक डूबेगा लेकिन दूसरा नहीं डूबेगा, दूसरा डूबेगा तो तीसरा नहीं डूबेगा, तो आपका रिस्क जो है स्टेबलाइज्ड रहेगा। तो इसी तरीके से आपका जो सेविंग्स है, आपकी अपनी 100% सेविंग्स को एक जगह मत लगाइए, उसको डाइवर्सिफाई करिए कि 30% एक जगह, 30% एक जगह, 40% एक जगह। हमेशा डाइवर्सिफाई भी इस तरीके से करिए कि 30% आपने सिक्योर जगह लगा रखा है जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, 30% आपने बैलेंस जगह लगा रखा है, 40% आपने हाई रिस्क पे लगा रखा है। और ये तो जो रिस्क फैक्टर है ये डिपेंड करता है आपकी एज के साथ। आप मानी हुई बात है, जब आपकी एज कम है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, लेकिन जब आपकी एज ज़्यादा है तो आप कम रिस्क ले सकते हो। तो हमेशा आपका जो एक्सपेंडिचर का वॉल्यूम है, जो आपका एक्सपेंडिचर का लेवल है इन योर सेविंग्स, वो हमेशा उस तरीके से होना चाहिए कि व्हाट्स योर एज एंड व्हाट आर योर लाइबिलिटीज़। तो
इसी बात पे मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूँगा। अगर अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, आपको मेरी बातों में कुछ चीज़ ना भी पसंद आई हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। शुक्रिया।